नमस्कार साथियों। आज आप शुरू करते हैं आज से पहला चैप्टर, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। अब तक जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, याद करो क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो हमने परिमेय संख्याओं को पढ़ा था। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मतलब रिप्रेजेंट करना देखा था, सीखा था, है ना। जैसे √2, √3, √4, √5 इस तरह की संख्याओं को, है ना, पाई को देखा था। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखा था सबको याद है। इसके अलावा फिर हमने क्या किया था, फिर हमने उन संख्याओं को देखा था जिनके दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो, ये भी देखा था। अभी हमको जो करना है हम लोगों को वो देखना है कि यहाँ हम इस पूरे चैप्टर में, रियल नंबर वाले चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम ये सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय कैसे हैं, ठीक है। दूसरा, तुम लोग को मौसा निकालने आता है ना। तो मौसा निकालते थे तुम लोग किस तरह से, है ना, दो विधियों से, गुणनखंड विधि होती थी और दूसरा भाग विधि से निकालते थे। अभी हम इन्हीं को बेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो आओ, पहला जो प्रमेय है इस पूरे चैप्टर में हमारे, वो है यूक्लिड प्रमेय का, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहला जो थियरम है इसमें वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। इससे पहले थोड़ी बातें समझते हैं ना, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक संख्या है, सपोज करो एक संख्या है 26, कितनी है 26। अगर मैं कहूं कि एक संख्या 26 है, अगर इसको चार मुझे संख्या मत कहो बल्कि कह लो कि मेरे पास 26 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं 26। अगर मैं 10-10 बांटू, है ना, तो कितने लोगों को मिलेंगे, 2 लोगों को, है ना। 26 को अगर 10-10 में बांटू तो 2 लोगों को मिलेंगे और 6 क्या बचेगा, शेष बचेगा, है ना। अगर मैं 26 को में 9 बांटू, है ना, क्या करूं, 9 बांटू, है ना, हाँ, तो कितने लोगों को मिलेगा, तो 26 को अगर मैं 9 के अनुसार बांटू ना, तो कितना मिलेगा, तो 9 दूना 18, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगर 26 को मैं 8-8 के हिसाब से बांटू, है ना, तो 3 लोगों को मिल जाएगा और 2 बचेगा। अगर इसी 26 को 7 के हिसाब से बांटू, है ना, एक लोग को 7, तो 7 चौक के 28, नहीं 7 तिरिक के 21, ठीक है। कितने बचेगा, 5 बच जाएगा। इसी 26 को अगर मैं 6 के हिसाब से बांटू तो 6 चौका 24, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, है ना। इसी 26 को अगर मैं 5 के हिसाब से बांटू तब 1 बचेगा ना। इसी 26 को अगर हम 4 के हिसाब से बांटे तब बस 2 होगा ना। इसी तरह से अगर हम बांटते चले ना, ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो कि इसी 26 को, है ना, हम 2 पूर्णांकों के गुणनफल, ठीक, और एक किसी संख्या की शेष के रूप में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं। ऐसी ही तुम्हारी किताब में एक पहेली दिया हुआ है, उस पहेली को लिखने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं था, मेन समझाना यही था ना कि कोई एक संख्या हो तो उसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। कभी इस तरह का पहेली होता है कि इतनी संख्याएं थी और मतलब समझ करो कि कुछ संख्याएं थी ना, कुछ कांच की कुछ गोलियां थी, और अगर हम 7-7 बांटे, है ना, हर व्यक्ति को कितना दे, 7-7 दे, तो 2 गोली शेष बचती है। अगर 4-4 देने लगे तो 3 गोली शेष बचती है। तो इस तरह के पहेलियां बनती हैं। ऐसी पहेलियां तुम लोग सॉल्व किए होगे ना, कभी कभी नहीं देते हैं घर पे, बड़े बुजुर्ग पूछते रहते हैं इस पहेलियां। तो मेन मुख्य मुद्दा ये था हमारा कि अगर हम कोई पूर्णांक है ना, क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है, इसको हम
दो पूर्णांकों के गुणनफल और एक पूर्णांक के योगफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यही बात कहती है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो लैंग्वेज क्या है आओ लिखते हैं, लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड लिख लो इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बड़े ध्यान से लिख लेना मेरे साथ ना। लिखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या ए के लिए 1 मिनट। ठीक है, लिखो दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे लिखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q और R अवश्य होते हैं जिसके लिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, जहां मत लिखो, बल्कि लिख लो कॉमा देके, कॉमा एंड R शुड बी लेस देन B। R should be less than B। ठीक है, R should be less than B, है ना। तो R should be less than B, लेकिन देखो अभी जो समझाया मैंने ना, यहां थोड़ी सी देख लो फिर लिखना। देखो यहां जब समझा रहे थे तो देखा तुम लोगों ने कि जब भी 10 से भाग गुणा कर रहे थे ना, ठीक है, तो शेष कितना बच रहा था 6, है ना। 9 से कर रहे थे तो 8, मतलब जब भी किसी चीज से भाग दे रहे हैं, है ना, इसमें भाग ही नहीं दे रहे हैं 9 से, इसमें 10 से भाग ही तो दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा कर रहे हो तो शेष जो भी बचेगा वो इनसे छोटा ही बचेगा, वो दिख रहा है ना। लेकिन बताओ क्या माइनस नेगेटिव शेष बचेगा? कभी नहीं बचेगा। तो थोड़ी सी चेंज कर लेंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, तब इसका रेंज ये होगा, है ना, जहां R क्या होगा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, है ना। ठीक, और किसके बराबर होगा, किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा ना, मतलब भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, देखो अब इसमें बाकी लिख लेना, जहां A B Q R सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, तो लिख लेना जहां A B Q और R, वैसे लिखा हुआ है इसमें, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से ना, इसको अच्छे से समझ लो, ये बड़े काम की चीज है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बड़े काम की चीज है। इससे एक सवाल जरूर आएगा ना, एक क्या आएगा, वो 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है ना, जरूरत पड़ने पर, एज पर रिक्वायरमेंट ना।
कभी कभी आया होगा। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को, इस बात को ना थोड़ा समझ लो अच्छे से। देखो, तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये कुछ नया नहीं लिखा है। यूक्लिड जो प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका है, ये कुछ नया नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कुछ नया है। देखो नया क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज लिख रहे हैं हम लोग, ए बराबर, आगे बढ़े ना, थोड़ा सा बढ़ा दे, लिख लिया, किताब में है, लिख लेना नहीं तो। देखो हम लोग याद करो, हम लोग पढ़ते थे पहले, है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? यही बात तो लिखे थे कि ए क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य, है ना, बी भाजक, क्यू भागफल, और आर शेष। किसी को दिक्कत बोलो? आर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। और कितना बड़ा होना चाहिए? तो बी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार भाग देंगे। ऐसा ना होता है, बी या बी से बड़ा हो जाएगा तो क्या करते हैं, फिर से एक बार भाग दे लेते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ अलग नहीं है ना, यही है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से करना है। ठीक है, तो आओ समझते हैं कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, ये हमारे चैप्टर में हमारे किस काम की है ना। वैसे तो देखो, ये बचपन से तुम लोग, मुझे लग रहा है तीसरी चौथी में पढ़ते होगे, तब से सिखाया गया होगा ना। 5वां से था, तीसरा में सिखाया गया था हम लोग को। तुम्हारा चलो 5वां में सिखाया गया, कोई बात नहीं। जब भाग सीखे होगे तुम लोग, भाग देना, तभी सिखा दिया जाता है ये, है ना। हाँ ठीक है, तो भाग तो सिखा दिया जाता था, तो वही चीज है, सेम ही चीज है ना। अब आज समझते हैं कि हमारे किस काम का है ये, हमारे किस काम आएगा। हमारे जो पहले काम आएगा ये, वो आएगा किसी भी दो संख्याओं का मौसा निकालने के। किस में आएगा? मौसा, है ना। तो समझेंगे कि दो संख्याओं का मौसा इस पे कैसे निकलता है। ठीक है, तो समझना शुरू करें। चल देखो, सपोज करो दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 410 और दूसरी है ये 420 है संख्या, ठीक है। और दूसरी संख्या है तुम्हारी 84। कितनी है? 84। ठीक, इनका अगर मौसा निकालना है हमें, दो संख्या हिंदी है। अब थोड़ी बातें समझना है, इसको ध्यान से समझना, क्यों ऐसा करते हैं, मौसा इस तरह से निकालते ही क्यों है, ये बात समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से देखोगे तब। देखो, तो अगर हम इसको 84 के रूप में लिखें, है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 420 इज इक्वल टू, क्या 5 गुणा 84 लिख सकते हो? प्लस 0 ना, मतलब 84 से ये 420 कट गया, इसका मतलब ये हुआ, बोलो। तो सीधे सीधे क्या हो गया तुम्हारा? मौसा हो गया। 84 क्या है? मौसा है इन दो संख्याओं का, है ना। अब थोड़ा सा और देखो, थोड़ी चेंज करते ना थोड़ा सा। तो मैंने रखा 410, ठीक, और 84, ठीक है, 410 और 84। अब समझते हैं इनका जगह देखो, तो 410 को 84 के रूप में लिखना चाहिए हम लोग, क्या लिखेंगे? 84 गुणा 4, है ना, 4 चौका 16 और 4 8 32, तो कितना बचेगा? 74 बच जाएगा, तो प्लस का 54, है ना। अब ध्यान समझना, देखो यहां तक तो कट रहा था, किससे? 410 में 84 से यहां तक तो कट रहा था ना, यहां तक कट रहा था। कट कौन नहीं रहा है? 74 नहीं कट रहा है ना। तो चलो निकाल के देखते हैं कि 74 क्यों नहीं कट रहा है। तो अगर 84 को हम काटना चाहें, किससे? 74 से, और 74 से 84 को भी काट देते तो काम बन जाता कि नहीं हमारा? बनता ना, बोलो। अगर ये 74 को से 84 एक बार और कट जाता, है ना, तो सीधे सीधे क्या कह देते हम? 84 क्या है? हमारा मौसा है ना। सीधे कह देते कि अगर ये 410 84 से कट जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सीधे भाज्य मौसा हो जाता। लेकिन यहाँ 74 बच रहा है ना। अगर ये 74 से 84 फिर कट जाए,
84 भी कट जाए 74 से, है ना, तो ई मौसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बोलो नहीं होगा? चलो वो भी करके दिखाएंगे, देखना। अगर ये 74 इस 84 को भी काट दे, ठीक ना, तो मौसा क्या बन जाएगा हमारा? सीधा सीधा यही बन जाएगा, क्योंकि यही ना बच रहा है, इसी को ना कटना है, समझे? तो अगर ये इसका फैक्टर निकल जाए, किसका फैक्टर निकल जाए? इस 84 का, तो मान लेंगे कि ये क्या हो जाएगा? मौसा हमारा। लेकिन फिर गड़बड़ हो गया, नहीं हो रहा है ना, ये 84 का फैक्टर बन जाएगा। तो चलो करते हैं। तो हम लिखेंगे इसको कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 74 लिखेंगे ना, 74 गुणा 1, है ना, अब प्लस का क्या, ठीक। अब देखो इस 74 का भी हमने इंतजाम किया तो हुआ, लेकिन ये 10 फिर से बच गया, है ना, समझे? तो 10 को 74 से काट के देखते हैं, 74 को 10 से काट के देख लेते हैं, है ना। अगर देखो इस 74 से 10 को काट लेंगे ना, 10 से इस 74 को काट लेंगे ना, ठीक, बस समझे? तो अगर ये इससे कट रहा है, ठीक, ये अगर इससे कट रहा है ना, ये वाला इससे कट रहा है, तो ये वाला इसको भी काटेगा, ठीक है ना। तो आप देखते हैं, तो 74 को हम लोग लिखेंगे, अब नहीं 10 बचा है ना, तो 74 को लिखेंगे हम लोग 10 गुणा 7 प्लस 4, अभी भी 4 से बच गया, है ना। अब बचा क्या है? 10, ठीक। तो अब इस 4 से इस 10 को काट के देख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही देखो, जैसे ही 4 10 को काटेगा, है ना, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये अगर इसका गुणनखंड निकल आया, क्योंकि देखो इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ना, इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो आओ इसको देखते हैं। तो ये बच जाएगा तुम्हारा फिर से 10 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, यहां ये 4 बचा है, ऐसे काट कौन रहा है? देखो यहां तक तो नहीं काट रहा था, है ना, लेकिन यहां पे देखो 4 बचा है, इसको कौन काट रहा है? 4 को इसके रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। शेष क्या हो गया? 0। जैसे ही शेष 0 हो गया, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 किसको काटेगा? इस 4 को, है ना। यही 2 किसको काटेगा? इस 10 को भी काटेगा। यही 2 इस 74 को भी काटेगा। यही 2 84 को भी काटेगा, है ना। और यही 2 किसको काट देगा? 410 को भी काट देगा, ठीक है। तो बताओ 410 और 84 दोनों को कौन काट रहा है? 2। बात समझ में? 410 और 84 दोनों को कौन काट रहा है? 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा मौसम क्या हो जाएगा तब? मौसम बराबर 2, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने समझा है ना। और जो ये कर रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बार बार क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं ना, बार बार क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए, ठीक ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। एक ही प्रोसेस, देखो कुछ अलग चल रहा है, सेम प्रोसेस में कर रहे हैं। इसके लिए किए, फिर इसके लिए किए, ठीक है, फिर इसके लिए किए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाएगा वैसे में पता चल जाएगा हमारा मौसा क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। किसकी विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो बात लिखी हमने वो क्या कहलाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो 2 पूर्णांकों को, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखने का तरीका है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये मौसा निकालने का क्या है? तरीका। तो आओ एक एग्जांपल में कुछ सवाल दिए हैं उनको हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
अब चाहो तो तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के या एल्गोरिथम का चरण लिख सकते हो, है ना। तो मन करे तो लिख लो, ये किताब से लिख लेना, जरूरत पड़ेगी तो समझा देंगे, ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं अभी, इतना ही समझो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुम लोगों से। चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं, उदाहरण नंबर 1, 40 52 और 12,576 का क्या निकालना है, का HCF। एग्जाम्पल नंबर, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। देखो कुछ चीजें बता रहे हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए, है ना। सुनो, ये किस लिए है, तुम्हारी सहूलियत के लिए। जो बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे सहूलियत के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही, सहूलियत के लिए भी है। क्योंकि जब तुम इसको इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहे होगे कि 12,576, कौन बड़ा है इनमें, 12,576 बड़ा है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग इसके टर्म में, ठीक है। 40 52 मल्टीप्लाइड बाई 3 बचेगा कितना, ठीक, गुणा कर रहे हो तभी ना, अब शेष जो बचेगा वही ना बचेगा। तो बेहतर तरीका क्या है ना, क्या करना, यहां लिखना इस तरह से, है ना। बेहतर तरीका क्या है कि भाग देना ना, ठीक है। क्योंकि बार बार भाग दोगे वो करोगे, उससे बेहतर यही है कि पहले ही भाग दे देना। क्या कर देना, पहले ही भाग दे देना। तो 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 चौका 12 1 16, 12 1 13 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आएगा ना, 13 आ जाएगा। देखो 3 5 15 है ना, रुको ना, 3 5 15 ये आएगा और 3 चौका, गड़बड़ हो गया क्या भाई, चलो चलो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 से 2 बार जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 बार जाएगा। तो बड़े वाले में किससे भाग देंगे, छोटे से, ठीक है। 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाओ, 2 दूना 4, 2 5 10 10 और 2 1 चौका 8, इसी आया। ये घटाओगे 3, ये 5, यहां से 1 और यहां से क्या गड़बड़ हो, ना गलती हो गया ना, हाँ ये पूरा नहीं जा रहा है, ये तो हम लोग भी गजब लिख रहे हैं। चलो कभी कोई हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 चौका 8, ये 2 7 4 और 4, ठीक। देखो एक बार हो जाएगा, हाँ एक बार हो जाएगा। तीन बार ले जाओ, 3 दूना 6, 3 5 15 है ना, 3 चौके 12, ये 0, यहां से 2 और यहां से 4 और 1, ठीक ना। अब देखो जो बच गया, जो क्या बच गया, शेष बच गया, इसी शेष से इसमें भाग देते हैं। तो देखो ये लिखते चलो ना, तो इसको लिखा हमने इतना, अब प्लस में 400, किसी को तकलीफ नहीं ना, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें इस 420 से भाग देते हैं, यही दे दो, है ना। क्या करना ना, ये रफ कार्य है ना, ठीक है, ये रफ कार्य है, ये भाग विधि यही है, भाग विधि यही है ना। बस इसी को क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करते जाना है, ठीक है। तो 420 से भाग दो, तो 420 से भाग दोगे तो लगभग 9 बच जाएगा, 9 की 8, 9 बार, तो 9 0, 9 दूना 18 और 9 चौके 36 1 37, ठीक है। तो आएगा ये 2, 15 में से 8 गया 7, और ये 2, 9 में से क्या 2
और इधर खत्म ना। अब फिर से 420, ठीक, एक बार जाएगा और 272, ये 8, ये 11 में से 7 गया 4, और ये 148, फिर यहाँ 272, ठीक ना। देखो तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कट न जाए, है ना। तो 148 से भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा फिर से। 8 4 12, यहां से बच गया तुम्हारा 6, 6 में से 4 गया 2 और 1, 124। 124 में फिर से क्या करो 148 में भाग दो, तो यहां से दोगे तो एक बार जाएगा 124, फिर तो बचा 24, है ना। इधर से लेना। अब 124 भागे 24, 24 चौका 96, 24 बचे 120, 4 बचेगा, फिर 20 में 24 में भाग दे देना, कट जाएगा। अब 4 छक्का 24, ठीक। अब लिखने का तरीका क्या होगा समझ लो ना। देखो तो पहली बार ये लिखे थे, दूसरी बार क्या होगा 40 52, इसके लिए लिखो, ठीक। तो बताओ 40 52 के लिए, जब 40 52 में 420 से भाग दिए थे तो कितनी बार गया था 420 गुणा, अब प्लस कितना बचा था 272, तो लिख देंगे 272, है ना, ठीक। अब फिर क्या करना है हमें, अब 420 में भाग देना है किससे 200, 420 बराबर, तो लिखेंगे 272 मल्टीप्लाइड बाई 1, शेष कितना बचा था 148। किसी को दिक्कत नहीं, साइड में तो हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, जरूरत क्या है। चलो हम लोग मिटाते चलेंगे इसको, है ना। अब जो बचा देखो, अब जो बचा हमारे पास 148, तो 148 बराबर, हाँ 272 बराबर ना, ठीक है। तो जैसे स्टेप वाइज करते जाना बस, ठीक ना, और कुछ मत करना। 272 बराबर, तो लिखोगे 148 गुणा 1 प्लस 124, ठीक ना, होगा ना। इसको मिटा देना। अब हम 272 को लिखेंगे, 272 148 को लिखेंगे, 148 बराबर, तो फिर से कितना 124 गुणा 1, ठीक, अब प्लस कितना 24, इसका गुणा यहां करना है ना, ठीक। ये इधर होते जाएंगे, ये देखो इधर होते जा रहे हैं ना, ठीक। 24 प्लस का 24, इसको भी हटा दो, ठीक, इसको हटा दो। अब आ जाओ इधर। अब 124 को रिप्रेजेंट करना है हमें 24 के रूप में, तो लिखेंगे 24 गुणा 5 प्लस 4, और फिर 24 को लिखना है हमें 4 के रूप में, तो 4 गुणा 6 प्लस 0। जैसे 0 आया हमने क्या कर दिया, हाँ, अब ये एल्गोरिथम क्या हो गया टर्मिनेट हो जाएगा, हाँ, मौसा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ हमारा हम लास्ट में कह देंगे कि अतः मौसा क्या है, वो तुम लोग लिख लेना, है ना। मौसा क्या है 4, ठीक है। तो करने का तरीका यही रहेगा, बस चेक क्या करना कि हमारा जो 12576 है, ठीक ना, ये किससे बड़ा होना चाहिए 40 52 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। नहीं तो अगर ये बड़ा होता तो किससे भाग देते, फिर इससे भाग देते। बस यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग का, हाँ, उसके बाद हम लोग का ये एल्गोरिथम शुरू हो। बस समझ में आया ना। देखो तो जब अगर ये करके करोगे, ठीक है, अगर ये करके करोगे तो आसान रहेगा ना, हाँ, कम रहेंगे। तो रफ कार्य में ये करना, ठीक है, रफ कार्य में क्या करना, ये भाग विधि, और फेयर में क्या करना ये, ठीक है। सो कौन तकलीफ नहीं ना। तो मौसा यूक्लिड से मौसा निकालने का तरीका हमारा यही रहेगा ना, ये रहेगा। लेकिन कैसे करेंगे, भाग विधि से पहले कर लेंगे, ठीक है, फिर इससे करेंगे। तो यूक्लिड से किए हैं, हाँ यही कहेगा, तो यही ना करेंगे, ठीक। अच्छा अगर अगर ये न कहे तब क्या करेंगे, तो भाग विधि से कर देंगे, है ना, ठीक। लेकिन अगर 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा में रहे तब
तो यूक्लिड से ही करेंगे ना, भाग विधि से एक साइड करके और फिर यूक्लिड से कर देना, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, यूक्लिड पढ़ाया ही जा रहा है ना, ठीक है। केवल मोशन निकालने को कहेगा तो अब ना, ठीक है। अन्य तो मेंशन किया रहेगा तरीका, तो उस तरीके से करेंगे। अब गुणनखंड विधि से कहता है तो गुणनखंड विधि से करेंगे, अगर यूक्लिड से कहता है तो यूक्लिड से करेंगे, है ना। अब देखो होता क्या इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, इसमें क्वेश्चन कई तरीके से बनेंगे ना। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो लैंग्वेज वाले तरीके से करना, है ना। अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे, तो भाग विधि से भी कर सकते हो, है ना, यूक्लिड से भी कर सकते हो और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, है ना। तो वो देखेंगे जैसे जैसे एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर 2 देखो तक। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक, ठीक है। देखो ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। कह रहा है कि प्रत्येक धन, दिखाना क्या है, प्रत्येक धन पूर्णांक, धन सम पूर्णांक ना, प्रत्येक सम धन पूर्णांक दिया कि धन पूर्णांक दिया, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक ना, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, ठीक है, के रूप का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये दिखाना है हमको, ये सिद्ध करना है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कोई संख्या है a, ठीक, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं हम लोग, तो हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या है, R 0 या इसके बराबर है या फिर B से छोटा है, ठीक ना, या तो 0 के क्या है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, और कितना बड़ा है, B तक, B से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता ना, B से छोटा हो, ठीक है। तो ये तुम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कहां से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा एक मिनट तुम लोग करो, मारा है ना, इसको थोड़ी देर बंद कर दो। हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, है ना, ठीक, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, हम जानते हैं ना, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इस जगह पे हम लोग b को क्या रख दें, इफ b इज इक्वल टू, क्यों 2 रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसके रूप में ले आना है, अपने जो हमारा जो पूर्णांक है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको किस में ले आना है, 2q के रूप में चाहिए हमें, ठीक ना। तो बताओ अगर हम ये लिखें तो a को क्या लिख सकते हो, 2q प्लस r लिख सकते हो कि नहीं, जहां r क्या होगा, r 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, और b से छोटा होगा, b क्या है, 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा, छोटा। वैसे भी सिंपल सा देखो, हम कर क्या रहे हैं, 2 ही से तो भाग दे रहे हैं, इसका मतलब a में किससे भाग दिए हैं, 2 से, तब क्या बचा है, q, q आया है भागफल, और r क्या बच रहा है, शेष बच रहा है ना, ये नहीं हो रहा है। तो बताओ जब भी 2 से भाग दोगे किसी संख्या में, शेष क्या क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्या 2 भी शेष आ सकता है,
बोलो, 2 से आ सकता है क्या? अगर 2 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 हो सकता है कभी? इधर आ, इधर आ, आइयो तो 2 आएगा शेषफल। शेषफल 2 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0। 1 नहीं आएगा? 5 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में भाग दोगे तो फिर से 0, 7 में भाग दोगे 1 आ जाएगा। 2 से किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल हमेशा 2 से कम रहेगा, यही ना बात कह रहे हैं? होगा कि नहीं? शेषफल हमेशा 2 से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। अगर 3 से भाग देते तो शेषफल क्या रहता? 3 से कम रहता। अगर 4 से भाग देते तब तो 4 से क्या रहता? कम रहता शेषफल। यानी 0, 1, 2, 3 ये शेषफल हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहां कह रहे हैं कि r 2 से कम है तो इसका मतलब क्या है? या तो r 0 हो सकता है या तो 1, है ना? मतलब शेषफल या तो 0 हो सकता है या तो 1, इसके अलावा कुछ हो सकता है? इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता ना। तो हमारे 2 रिप्रेजेंटेशन बनेंगे, ठीक? क्या क्या बनेंगे? एक तो ये बनेगा a बराबर 2q प्लस 0, है ना, या a बराबर 2q प्लस 1, ठीक है? किसी को तकलीफ है? अगर किसी को तकलीफ नहीं है तो देखो हमारा काम लगभग क्या हो गया है? हो गया है। हमारा काम लगभग क्या हो गया है? हो गया है ना, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? अब एक बात बताओ मुझे तब तुम लोग, है ना, हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन कितना हो सकता है? यही 2 हो सकते हैं ना। या तो ये बराबर क्या होगा? देखो, या तो ये बराबर क्या हो सकता है? 2q, है ना? तो तुम ये कह सकते हो, देखो सभी धनात्मक पूर्णांक हमने लिखे हैं। हमने क्या किया? ये यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ जो लिखे हैं हमने वो क्या लिखे हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं। ये सभी धनात्मक पूर्णांक को लिख दिया हमने, ठीक है? सभी धनात्मक पूर्णांक को लिख दिया। अब ये q के मान बदलते जाओगे, धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएंगे तुम्हें, ठीक ना? तो समझे? तो बताओ, अगर हम a बराबर 2q लें, क्या लें? a बराबर 2q, ठीक? तो बताओ q बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा? तो a क्या आएगा? 0, है ना? q बराबर 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, q बराबर 3 रखोगे तो 6। ये मिल रहा है? तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक q का कुछ भी मान हो, है ना, बोलो, कुछ भी मान हो q का, ठीक, सभी धनात्मक पूर्णांक ये कैसे होंगे? सम होंगे कि नहीं होंगे? q का कुछ भी मान हो, अभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम संख्याओं को करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो कहेंगे अतः सभी धनात्मक समपूर्णांक किस रूप के होंगे? 2q के रूप के होंगे कि नहीं? बोलो, होंगे। और अगर हम a बराबर 2q प्लस 1 ले लें, क्या कर लें? 2q प्लस 1 ले लें, तो बताओ अगर ये सम संख्या है ना, उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? तो 2q तो सम है, अभी से दिख गया, है ना? अगर 2q सम है तो 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विषम हो जाएगा, है ना? तो हम लिखेंगे अतः चूंकि 2q एक सम संख्या है ना? 2q एक सम संख्या है, अतः इसमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी, पर प्राप्त संख्या कैसी होगी? विषम होगी कि नहीं होगी? विषम होगी ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सेम चीज ना, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप के
होते हैं, ठीक है, 2q+1 के रूप के होते हैं। किसी को दिक्कत, यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। ठीक ना, चलो यहां तक समझ में आया तो आगे आ जाओ, करते हैं अगला दूसरा एग्जांपल। समझ में आया ना शुभम, कर लेगा ना, चल। तुम क्या नहीं लिख रहा सौरभ, गलत बात, लिख लिया करना। देख तेरा कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम यहां नहीं लिख रहा है, ठीक है, हाथ यहां नहीं चल रहा है मेरे साथ, कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम फिर छापेगा, और छापेगा तो क्या छापेगा तुझे पता है, कूड़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये जो भी यहाँ पढ़ाते हैं, है ना, जो हम समझा रहे होते हैं जिस समय, उस समय क्या रहता है, ये ज्ञान रहता है। जब टीचर समझा रहा हो तो ये क्या रहता है, ज्ञान रहता है। और जब तुम जाके इसको छाप लेते हो घर पे ना, किसी दूसरे में का देख के, वीडियो में से देख के, तो फिर एक कूड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कूड़ा। क्योंकि मेरे साथ छापोगे ना, तो जो बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी या नहीं समझ में आ रहा होगा, वो फिर पूछ भी लोगे मेरे से। और घर पे छापते समय फिर क्या होगा, ये जैसा लिखा होगा वैसा छाप के क्या कर लोगे, जवाब में बंद कर लोगे ना। हाँ उसे लिख देते हैं, हम लोग भी करते थे। एक मेरा दोस्त था, तो मैं ना उसमें उसे दूसरी कक्षा में पढ़ता था मैं, तो मेरी हिंदी की कभी कभी कंप्लीट ही नहीं, होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता था मेरा। मेरे साथ ये था कि मैं कभी होमवर्क करता ही नहीं था। तुम लोग तो करते हो, बहुत मेहनत करते हो। मेरे साथ ये था, मैं सच में कभी नहीं करता था, कभी नहीं करता था, नहीं करता था तो पिटाता भी था होमवर्क के लिए। तो एक दिन मूड बनाया कि चलो इस बार ना हम कंप्लीट कर देंगे। तो उस बेचारे से सामाजिक विज्ञान का कॉपी मांग के लाया मैं, तो लाया और लिखना शुरू किया। अब वो पता नहीं क्या क्या लिखा था ना उसने, उसने बहुत सारी चीजें, हर चीज हम लोग को लिखवाया जाता ना, प्रश्न उत्तर लिखवाते लिखवाते। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो उसने लिखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या लिखा था, है ना। तो इतना तो हमको याद है कि डॉक्टर जाकिर पढ़ा गया था ये मुझसे, है ना। आगे लिखा था ऐसा, उसने ऐसा और पता नहीं ऐसा लिखा था, ठीक, ऐसा लिख दिया था। अब उसने ह बनाया था अपने हिसाब से, है ना। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको, बताओ पढ़ पाएंगे कि नहीं, सब पढ़ेगा ऐसा। तो मैंने इसको ये देखा, अब उसने पता हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर रहा हो उसका लाइन में, मेरे समझ में क्या आ रहा था, वो हुसैन, हुसैन, हुसैन समझ में आया ही नहीं। तो मैंने फिर क्या छाप लिया, ऐसा हुसैन। तो बताओ हम कई साल तक हमारे दिमाग में रहा होगा ये बात, भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कई साल तक रहा होगा सोचो, कई साल तक तो मुझे यही ध्यान था, ठीक। फिर जब कभी पढ़े होंगे तो याद आएगा, यार हुसैन नहीं लिखा था, वो तो हुसैन लिखा था उसने। वो पढ़ता तो जान जाता कि हुसैन लिखा है मैंने ना, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा उसको, जो लिखा है उसने। अच्छा, अब मेरी 2 क्लास के बच्चे की क्या औकात है कि वो इस बात को जो गुरुजी ने लिखवाया है, एक बच्चे ने छापा है, मेरी औकात है कि मैं उसको बदल दूं, बताओ, नहीं ना, नहीं होती, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लिख लेना ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। मेरे साथ लिखना कैसा रहेगा सौरभ, तब ज्यादा बेहतर रहेगा ना।
चाय। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो कहा है कि बस जो एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, सेम एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम ही है, लेकिन कह क्या रहा है ध्यान सुनो। कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक, कैसा वाला विषम धन पूर्णांक 4m है, क्यों दिया है, क्यों दिया ना, ठीक। तो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा, के रूप का होता है, ठीक ना। जहां क्यों क्या है, एक पूर्णांक। तो ये दिखाना है हमें। फिर से हम जानते हैं यूक्लिड प्रमेय से क्या जानते हैं हम, a बराबर bq+r, जहां r क्या होना चाहिए, r 0 से बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यदि हम b बराबर क्या रख दें, 4 रख लें, यदि b बराबर क्या रख दें 4, तो a क्या आएगा, तो कहोगे 4q+r आएगा ना, 4q+r। अब ध्यान से समझना, अगर किसी संख्या में 4 से भाग दें, ठीक है, किसी संख्या में किससे भाग दें, 4 से भाग दें, तो शेष क्या क्या आ सकता है, तो या तो कट जाएगा तो 0 शेष, नहीं तो 1 शेष बच सकता है, नहीं तो 2 बच सकता है, नहीं तो 3 बच सकता है ना, ठीक है, बोल बच सकता है कि नहीं, बच सकता है। तो आओ देखें इसको हम लोग, देखो तो a बराबर 4q+r, जहां r क्या है, 0 से बड़ा है, बराबर है और 4 से छोटा है। तो इसको किस किस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं, अगर हम r क्या ले लें, अगर r बराबर 0 ले लें, अगर r बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा क्या, 4। हम लिखेंगे यदि r बराबर क्या 0, यदि r बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 4q, है ना। और 4q बताओ विषम पूर्णांक है कि धन पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 × 2q, है ना, लिख सकते हैं। अगर इसको हम p मान लें तो ये 2p आएगा, ठीक है, मतलब ये 2p किसी भी संख्या में 2 से गुणा हो तो सम पूर्णांक होता है, विषम होगा, सम होगा, है ना। तो हमें कह सकते हैं ये 4q क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है ना। तो विषम, देखो हमको क्या सिद्ध करना है कि जितने भी विषम है वो कैसे हैं, 4q+1 और 4q+3 के रूप के हैं, ठीक है, यानी विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं। तो यहां हम कहेंगे 4q क्या है, 4q सम पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक है। अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, यहां से भी चाहोगे तो सीधे सीधे आंसर हम दिखा पाएंगे ना, यहीं से चाहोगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो यहीं से हम कहेंगे कि तो 4q+1 क्या हो जाएगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा ना। एक तरीका यही है कि सम संख्या जो भी होगी उसमें 1 जोड़ दें तो क्या आएगा, विषम। और दूसरा, अगर ये विषम है ना, ठीक, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 4q+2, अगर 2 जोड़े तो क्या आएगा, सम आएगा, है ना, आएगा ना, बोलाएगा कि नहीं। तो ये सम हुआ, इसमें 1 और जोड़ दो तो क्या है, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, हाँ, इसको लिख देंगे 4q+3, तो ये एक विषम धन पूर्णांक होगा। हम ये दोनों सिद्ध कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलेंगे, ये भी प्रॉपर तरीका ही है, ठीक है, ये भी क्या है, हमने ये सिद्ध किया कि 4q सम धनात्मक पूर्णांक है, तो बताओ 4q+1 विषम होगा, है ना, ये सिंपल सी बात थी। लेकिन हम कहां से आएंगे, यहां से हम लिखेंगे r बराबर 1, तो r बराबर 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 4q+1 हो जाएगा, है ना, होगा। अगर ऐसा हुआ, अगर क्या हुआ, ऐसा हुआ, तो बताओ 4q तो अभी सिद्ध किया सम पूर्णांक है ना, बताओ, तो हम कह सकते हैं कि 4q+1, चूंकि 4q एक सम पूर्णांक है इसलिए 4q+1 एक
धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, होगा ना? ठीक है। इसी तरह से फिर से लिखेंगे, अगर r बराबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, r बराबर क्या हो जाए, 2 हो जाए। हमको ये भी साथ में सिद्ध करना है ना कि 4q और 4q प्लस 2 क्या है, विषम पूर्णांक नहीं भी तो है। ठीक है, तो देखो तो r बराबर 2 हो जाए तो a क्या आएगा, क्योंकि a आएगा 4q प्लस 2। क्या इसको ऐसे 2 कॉमन ले लें अगर हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना? बताओ, ये कोई भी संख्या हो, कोई संख्या p है मान लो ये, है ना, तो क्या इसको 2p के रूप में लिख सकते हैं हम लोग? अब है, अगर ये 2q प्लस 1 कोई एक संख्या हो जाए, है ना, ऐसी संख्या को हम p कहते हैं, तो बताओ इसको 2p के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का गुणा होगा, कोई भी संख्या होगी उसमें 2 का गुणा होगा, होगा कि नहीं? होगा ना? समझ में आ रहा है ये बात? तो ये 2p के रूप का हो गया, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा। देख, ये कोई तो संख्या होगी, ये वाली कोई तो एक संख्या आएगी ना, मतलब 2q प्लस 1 अगर करें हम लोग, q की जगह 1 रखें तो कोई संख्या आएगी कि नहीं आएगी? 0 रखें तभी कोई संख्या आएगी, 2 रखेगा तभी कोई संख्या आएगी, 3 रखेगा तभी कोई संख्या आएगी ना। किसी भी संख्या में, चाहे ये धनात्मक मतलब विषम हो चाहे सम, 2 का गुणा करने क्या आएगा, सम आएगा रे, ना सम आएगा ना, तो सम आएगा। तो सम संख्या को 2p के रूप में लिख सकते हैं हम, कोई भी संख्या हो उसको सम के रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2p के रूप में लिख दो, 2a लिख दो, 2b लिख दो, कुछ भी लिख सकते थे, हमें p लिखा है क्योंकि इसमें नहीं लिया कहीं p, है ना? ठीक है, तो 2p होगा। अगर 2p है तो इसका मतलब ये 4q प्लस 2 क्या हो गया, तब सम संख्या होगी, है ना? तो हम कह सकते हैं अतः 4q प्लस 2 एक सम पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं? होगा, होगा ना? इसी तरह से अगर हम ये लिखें, r बराबर 3 लिख दें, तब क्या बनेगा, तो कहोगे a आएगा 4q प्लस आएगा ना, ये 4q प्लस 3 आएगा। इसको भी थोड़ा सा रिअरेंज करते, मत कर, इधर देख, आता ये अक्षर नहीं है, पता नहीं क्या बुन बुन कर रहा है उधर, क्या कर रहा था उधर, देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको, तो 4q प्लस 2 प्लस का, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है हमने कि ये क्या होता है, सम पूर्णांक होता है ना? ये कैसा होता है, सम पूर्णांक। तो बताओ ये सम पूर्णांक होगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये विषम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज और कर लो तो इसको 2p लिख सकते हैं फिर से हम लोग, है ना? और इसको क्या लिखेंगे 1, और कैसा हो जाएगा, हो गया ये विषम पूर्णांक की तरह होगा। तब कहेंगे अतः 4q प्लस 3 एक कैसा पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अभी पूरी बात में देख के तुम बताओ कि विषम वाले कौन कौन से थे, कहोगे 4q प्लस 3 वाला था और 4q प्लस 1 वाला था, इसके अलावा कोई था नहीं। तो हम निष्कर्ष लिखेंगे अंतिम में, अतः हम कह सकते हैं सभी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप के होते इति, ठीक ना? पीछे कर दें।